Morning, everyone. Welcome back. Welcome back once again on this online and offline class of Inspiration Study Circle. Here we are studying the history of modern India. And in the last two class, we have discussed about the arrival of Europeans in India. Yesterday, we have completed about the Portuguese East India Company. Now, today, we will move towards the next topic, that is the Dutch East India Company. Dutch East India Company. So, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? भारत में पुर्तगालियों का आगमन, जो पुर्तगाली कंपनी आई थी और जो भी उसके संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए थे। अब उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्रम सारा जो हमने पढ़ा है पहले भी। पोर्तुगीज जो है, इसके बाद अब हम बढ़ेंगे डच की तरफ। ये सेकंड कंपनी है। डच के बाद इंग्लिश, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, देन डेन्स एंड देन फ्रेंच। और ये हमें पता है कि जो पोर्तुगीज हैं उनका सबसे लंबा टाइम पीरियड रहा है। सबसे पहले भी आए, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, पी से पहले, प से पहले पोर्तुगीज, और जो सबसे पहले आए वही सबसे बाद में गए भारत से। 1961 आपको मैंने बताया था, जब हमने गोवा को लिबरेट किया। उसके बाद हम देखते हैं डच कंपनी आती है। डच, ये भी एक यूरोपियन कंपनी है, लेकिन इस डच कंपनी का जो स्थापना हो रही है वो हो रही है अराउंड 1602। कब हो रही है? 1602। और इसकी जो पहली साइट लग रही है, ये तो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है इसका, और इसकी जो पहली साइट लग रही है भारत में वो 1605 में लग रही है। कल वाला चार्ट देखिए आप, कल आपने एक चार्ट लिखा था कल आपने एक चार्ट बनाया था, तो आपने देखा था जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, डच यानी कि नीदरलैंड, हॉलैंड, ये कंपनी, ये भी जिस प्रकार से पोर्तुगीज कंपनी के एम्बिशन थे, उसी प्रकार से यूरोप में अदर कंपनीज जो हैं उनके भी जो है एम्बिशन जाग रहे थे कि वो ईस्ट इंडीज रीजन के साथ ट्रेड करें। ठीक है, कौन से रीजन के साथ? ईस्ट इंडीज रीजन के साथ ट्रेड करें। तो उसी ट्रेड को ध्यान में रखते हुए इन्होंने भी लगातार जो है एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किए, और उस कड़ी में 1602 में एक कंपनी बनती है जिसे हम बोलेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी। एक चीज ध्यान रखिएगा, हम हर कंपनी के नाम के आगे ईस्ट इंडिया लगा रहे हैं। ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया। एक टर्म आती है इंडीज। एक्चुअली तो आप अगर जानते हैं, वर्ल्ड मैप आपने देखा हो ज्योग्राफी में, तो आप जानते हैं अगर ये हमारी अर्थ है, ठीक, तो अर्थ में हॉरिजेंटल और वर्टिकली हम अर्थ को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं, एक तो ये डिवीजन है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर, जो कि अर्थ को टू हाफ में डिवाइड करता है, नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर। क्योंकि हम अगर अर्थ को स्फेयर मान रहे हैं तो आधा हिस्सा ऊपर का उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, गोलार्ध, गोले का आधा भाग गोलार्ध, नदर्न हेमिस्फेयर, और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फेयर। हमारा इंडिया कहां लाई करता है? कहां लाई करता है? नदर्न हेमिस्फेयर में। वेरी गुड, उत्तर में। ठीक है, यानी इस इक्वेटर से हम ऊपर हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया आप देखते हैं कहां पर है? इस इक्वेटर से नीचे है। साउथ अमेरिका का बड़ा पार्ट इस इक्वेटर से नीचे है। अफ्रीका का भी एक बड़ा हिस्सा इस इक्वेटर से नीचे है। दूसरी तरफ अगर आप देखें, इंडिया, यूरोप, रशिया, ये सब ऊपर, नॉर्थ अमेरिका जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स इधर आ गया। अब ये तो एक तरह का डिवीजन है हॉरिजेंटली। अगर हम वर्टिकली डिवाइड करें तो वर्टिकल डिवीजन भी है एक, वो इस तरह से हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए आपने गेंद ली है, बॉल ली है, उसको ऐसे काट दिया तो ऊपर दो हिस्से मिलेंगे आपको, और अगर ऐसे काट देंगे, या संतरा, मौसमी जो भी आप देख रहे हैं उसको ऐसे काट दें तो आपको ऐसे दो हाफ मिल जाएंगे। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? ये तो ये जो लाइन है ये भी तो अर्थ को दो हाफ में डिवाइड कर रही है, और इस बेसिस में हम इसको क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे, इस वाले हिस्से को, वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ये क्या हो गया? वेस्ट। ये वाला पार्ट वेस्ट हो गया, वेस्ट। और ये क्या हो जाएगा? ईस्टर्न। ये क्या हो जाएगा? ईस्टर्न। यानी कि नॉर्थ साउथ इस बेसिस पे, ईस्ट वेस्ट इस बेसिस पे। तो ये जो ये पूरा पार्ट ये जो गुजरता है यहां से, ये आप जानते हो 0 डिग्री है ये भी, और ये प्राइम मेरिडियन है। क्या है? प्राइम मेरिडियन। जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, जो हम क्या पढ़ते हैं? लॉन्गिट्यूड। ये लॉन्गिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है। ये इस तरह से लेटी हुई लाइन लैटिट्यूड है और इस तरह की लाइन लॉन्गिट्यूड है।
तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें जानना है कि एक टर्म इस्तेमाल हो रही है बार बार, इंडीज, इंडीज, ईस्ट इंडीज। अब ईस्ट इंडीज एक बड़ा टर्म है। इंडीज का मतलब केवल इंडिया से नहीं है, इंडीज का मतलब हम ईस्टर्न कंट्रीज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ईस्टर्न कंट्रीज की। तो आप देखते हो कि जब हम अमेरिका के रिस्पेक्ट में ले, यूरोप के रिस्पेक्ट में ले, इंडिया कहां पड़ रहा है? ईस्ट में। जापान कहां पड़ रहा है? ईस्ट में। ये सारी कंट्रीज कहां पड़ रही हैं? कोरिया, कोरियन पेनिनसुला, ईस्ट में। तो जितनी भी हम कंपनीज के नाम पढ़ रहे हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, हम ईस्ट टर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहां पर नाम लिखा है ईस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज, यानी कि इस पूरे क्षेत्र को हमने क्या बोला? ईस्ट इंडीज, जिसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो भाग आया, जो इंडियन ओशन का पार्ट है। इसके अलावा जो आपका मलय पेनिनसुला है, मलेशिया, ठीक है ना, आपका इंडोनेशिया, देखो इंडोनेशिया में भी इंड शब्द आ रहा है, IND, ठीक है। तो ये पूरा टर्म इंडिया नाम से या इंडीज नाम से बोला जाता है, प्रोनाउंस होता है। ठीक इसके अपोजिट आप देखिए, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में कैरेबियन आइलैंड्स को हम वेस्ट इंडीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्ट इंडीज। अब ध्यान दीजिए, आपको मैंने बताया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब डिस्कवरी की थी, यानी उसने न्यू वर्ल्ड खोजा था, तो उसको गलती से इंडिया समझ रहा था इनिशियली। क्या समझ रहा था? इंडिया। तो आज यहां पर जो स्कैटर्ड आइलैंड्स है, आर्किपिलागोस हैं, कहां पर? नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में, इधर जिसको आप सेंट्रल अमेरिका का पार्ट बोलते हैं, कैरेबियन आइलैंड्स बोलते हैं, इनका जो पूरा नाम है आज हम क्या बोलते हैं? वेस्ट इंडीज। क्या बोलते हैं इनको? वेस्ट इंडीज। वैसे इसके ठीक अपोजिट इंडिया के आप देखिए ईस्ट में जाएं तो यहां पर भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा जावा, सुमात्रा, बाली, सुलावेसी, बोर्नियो, ठीक है ना। ये सारे आइलैंड्स अलग अलग कंट्रीज के नाम से जाने जाते हैं, और इनमें एक मेजर कंट्री बनी हुई है इनको सबको मिला के, उसको बोलते हैं इंडोनेशिया। क्या बोलते हैं? इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया तो एक कंट्री है, उसके पास एन नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं। उसी प्रकार वेस्ट इंडीज एक कंट्री नहीं है, लेकिन यहां पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है वो अलग अलग सोवरेन कंट्री हैं। तो कहने का मतलब क्या है? इस क्षेत्र को वेस्ट इंडीज बोल रहे हैं क्योंकि ये ग्लोबली ग्लोबली मैप के हिसाब से आप देखिए वेस्ट में पड़ा है, और ये क्षेत्र किस में पड़ा है? ईस्ट में पड़ा है। तो सारी कंपनी के नाम के आगे क्या आ रहा है? ईस्ट इंडीज। जैसे हमने पढ़ा पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडीज का मतलब ये होता है नॉट ओनली इंडिया, बल्कि जो जावा, सुमात्रा, यानी प्रेजेंट डे आपका इंडोनेशिया है, प्रेजेंट डे आपका मलेशिया है, प्रेजेंट डे आपका सिंगापुर है, ठीक है ना। तो मलेशिया, मलय पेनिनसुला को स्पाइस लैंड कहा जाता था। क्या बोला जाता था? स्पाइस लैंड, मसालों का लैंड, स्पाइस आइलैंड, क्योंकि वहां पर बहुत सारे द्वीप है, तो आइलैंड टर्म हमने इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। तो ईस्ट इंडीज जानते हैं ना, ये देशों को आज हम किस नाम से जानते हैं? एक कॉमन टर्म चलती है, इनका ग्रुपिंग है। जितने भी देशों का नाम मैं ले रहा हूं, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस, ये सारे कंट्रीज के लिए कॉमन टर्म चलती है। वियतनाम, ये सारे क्या बोलते हैं इनको? कौन से ग्रुप में आते हैं ये? जैसे साउथ एशिया का एक ग्रुप है सार्क। कौन सा ग्रुप है? सार्क। ये पता होना चाहिए ना आपको, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन। वैसे ही ये जो सारे देश मैंने बोले, जिनको मैं बोल रहा हूं कौन से? ईस्ट इंडीज रीजन की, उनके लिए एक ग्रुपिंग हो रखी है, उसको बोलते हैं आशियान। क्या बोलते हैं? आशियान। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, 10 देश आते हैं इसमें। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसको आप पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट थर्सडे को मैं आपको पूछूंगा। घर जाके आपको सार्क की मेंबर कंट्रीज याद रखनी है। 8 देश आते हैं इसमें, ये एक्स्ट्रा काम है आपका। हाँ, फुल फॉर्म है बेटा, लिख लो। साउथ, पहले तो इसकी लिखो सार्क की, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है बसंत, नोट कर लीजिए। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन, 8 देश हैं इसमें। इंडिया के पड़ोसी देश, दक्षिण एशिया में आता है इंडिया, ज्योग्राफिकली आप जानते हो। साउथ एशिया कौन कौन से देश हो गए? इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना को याद नहीं रखना है इसमें, म्यांमार को याद नहीं रखना,
मालदीव्स और श्रीलंका, 8 देश। इंडिया के सारे पड़ोसी, लेकिन दो देशों को छोड़ के। कौन कौन से? म्यांमार और चाइना को छोड़ के बाकी सारे आ गए। मालदीव्स भी आएगा। आइलैंड है पर आइलैंड अपने आप में सोवरेन कंट्री है। मालदीव्स आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, और वो अपने आप में एक सोवरेन कंट्री है, मतलब एक स्वतंत्र देश है, किसी बड़े देश के अंडर नहीं है। आसियान, आसियान में भी 10 देश आते हैं, उसमें 8 है, इसमें 10 है, और वो सारे वही देश जिनका मैं अभी नाम ले रहा था। भारत से ईस्ट में चलो आप, म्यांमार, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, ब्रुनई हो गया, प्राइम मिनिस्टर गए थे अभी, ब्रुनई, सिंगापुर हो गया, ठीक है ना, मलेशिया, ये आपने नाम सुना होगा। इसके अलावा आपका ये जो कंट्री है फिलीपींस, ये सारे देश जो आएंगे, थाईलैंड, ये सब किसका पार्ट है? आसियान का पार्ट है। इसमें आ जाता है साउथ ईस्ट, इसमें आता है साउथ एशिया। तो साउथ एशिया अलग हो गया, जो इंडिया है साउथ एशिया में है, और ये साउथ ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आ गई बात समझ में? भूलना नहीं है ये। दूसरी बात, अच्छा ये बात जब आई है तो एक और बात समझ लीजिए, क्योंकि जब हम आज बात कर रहे हैं, हमने जब मैप बनाई दिया है, तो आज तारीख है कितनी? 21 दिसंबर। क्या इंपॉर्टेंस है आज की? 21 दिसंबर, क्या है आज का महत्व? 21, 22, 23 दिसंबर को क्या होता है हर साल? किससे? बताइए बताइए, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए। जीएस में आपको सारे सब्जेक्ट्स को आपस में कोरिलेट करके पढ़ना चाहिए। बच्चों आज हम कौन से हेमिस्फीयर में भी हम बात कर रहे थे? नदर्न हेमिस्फीयर में। नदर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रहा है इस टाइम? विंटर्स चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? विंटर्स। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रही है? समर्स। इस टाइम ऑस्ट्रेलिया जाओगे, बहुत गर्मी है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम बहुत गर्मी है, और इधर यहाँ पर ठंड है। लेकिन हम ज्यादातर क्या लेके चलते हैं? नॉर्थ, क्योंकि ज्यादातर लैंड मास कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में तो ज्यादातर वाटर बॉडीज हैं, है ना। तो अब हम जानते हैं कि आज का दिन जो है, आज का दिन यानी 21, 22, 23, इनमें से एक दिन ऐसा होता है, और इस साल ये है आज का दिन, 21 दिन, 21 तारीख, 21 दिसंबर, जो साल का सबसे छोटा दिन होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सबसे छोटा मतलब डे लाइट, आज का रात जो होगी वो बहुत बड़ी रात होगी, लंबी रात होगी। लंबी रात से मतलब क्या है? 24 घंटे तो 24 घंटे ही होंगे, लेकिन लंबी रात से मतलब है ज्यादा घंटे अंधेरा रहेगा। जैसे 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में से 14 से ज्यादा घंटे उजाला रहता है। जब अगर इसका अपोजिट हो, यहां पर, यहां रहेगा ज्यादा, और यहां क्या रहेगा? 14 घंटे से ज्यादा रात। रात का मतलब यानी कि रात, अंधेरा, डे लाइट जो होती है और जो नाइट होती है, डार्कनेस जो होती है, वो ज्यादा होगी आज। तो इसको हम बोलते हैं विंटर सॉल्स्टिस। क्या है? विंटर सॉल्स्टिस। तो आज नदर्न हेमिस्फीयर में डे छोटा है, नाइट लंबी है। सदर्न हेमिस्फीयर में डे लंबा है, नाइट छोटी है। क्योंकि जो टिल्ट है, अभी हम ये देखेंगे ना, ग्लोब आगे ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, तो ये सन है, सन के अकॉर्डिंग इस तरह से टिल्ट होता रहता है। तो आज ये पोजीशन है, ये पोजीशन, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर सन के एकदम पास है, और नदर्न हेमिस्फीयर दूर है। तो ये समझ रहे हैं आप? तो ये बिल्कुल आज ये पोजीशन बन रही है। ठीक 6 महीने बाद ये स्थिति होगी, जब जून रहेगा, यहां ये हमारे पास रहेगा, सन के यहां उजाला रहेगा, वो पीछे देखो अंधेरे में चला गया। तो ये चलता है, आपको फिनोमिनन ध्यान रखना है। तो आज 21 तारीख है, विंटर सॉल्स्टिस है। वापस आइए, तो हम बात कर रहे थे क्या, कि पोर्तुगीज कंपनी आई थी, पोर्तुगीज कंपनीज के बारे में हमने सारी चीजें पढ़ ली है। उसके बाद डच कंपनी का स्टैब्लिशमेंट कब हो रहा है? 1602 में। इसमें ज्यादा कुछ नहीं हमें पढ़ने के लिए। और डच कंपनी जो भारत में अपनी पहली साइट लगा रही है, कहां लगा रही है मैडम? कल हमने पढ़ा था, कहां लगाई थी डच ने अपनी पहली साइट? ऑप्शन ए सूरत, आपको चार्ट बनाया था मैंने एक, उसमें बताया था। ऑप्शन बी मसूलीपट्टनम, ऑप्शन सी आपका ये जो है मद्रास पट्टनम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। मसूलीपट्टनम कहां लगाई थी? मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम कहां हुआ? मसूलीपट्टनम कहां होगा? एक सेकेंड, ए, बी, सी,
डी। अपना भारत के नक्शे के अकॉर्डिंग आज बताइए, मसूलीपट्टनम स्टेट वाइज देखो तो कहां पड़ेगा? हाँ, कितने लोग बोल रहे हैं कि ए पड़ेगा? कितने बोल रहे हैं बी पड़ेगा? सी? सी और डी? द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। ये मद्रास है, तमिलनाडु। उससे ऊपर आंध्र प्रदेश की साइड कौन पड़ेगा? मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम को ही मछलीपट्टनम भी बोलते हैं, विशाखापट्टनम भी आपने सुना होगा। तो ये कहां पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। पौंडीचेरी, जिसकी हम बात कर रहे थे, कराईकल, चेन्नई, वो सब आपका सी वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये कंपनी आती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसके बारे में क्या बात है, देखो दो बातें ध्यान रखनी है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पोर्तुगीज जो इन्फ्लुएंस है उसको भारत में काउंटर किया। पोर्तुगीज ऑलरेडी यहां पर पहले से स्टैब्लिश्ड है, बहुत पहले आ गए, 100 साल करीबन हो गए। देखो 1602, 1605, वहां 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, है ना। 100 साल से ऊपर का समय हो गया है जब ये आ रहे हैं। अब पोर्तुगीज को पता है कि डच आए हैं, तो डच उनके राइवल है, डच उनके राइवल हैं। अब जब राइवलरी बढ़ेगी तो आपको पता है ये नए नए आए और इन्होंने क्या किया, इनके प्रभाव को काउंटर करना स्टार्ट किया। यानी इनके लिए एक राइवल आ गए हैं डच। डचों ने अपना प्रभाव बढ़ाया, यद्यपि डचों का ज्यादातर जो फोकस था वो इंडिया नहीं था। डचों ने सबसे पहले पुर्तगालियों को काउंटर किया है वही क्षेत्र जिसको मैं बोल रहा हूं ईस्ट इंडीज, यानी मलय पेनिनसुला में। और डचों का आगे भी इंफ्लुएंस कहां रहा? मलय पेनिनसुला में। जब डचों को भारत से बाहर खदेड़ देते हैं इंग्लिश, तो भी डचों का प्रभाव कहां रहता है? मलय पेनिनसुला में। भाई ये जो 4-5 देश है ना, इन्होंने पूरी दुनिया में शासन किया है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, इनफैक्ट कनाडा और अमेरिका जो आज का है यूएसए, आपको पता है ये ब्रिटिश कॉलोनी और फ्रेंच कॉलोनी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये यूरोप छोटा सा, दुनिया में आप उसको मानचित्र में देखोगे मैप में, तो यूरोप एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट नहीं है, बट यूरोप का इंफ्लुएंस रहा है वर्ल्ड वाइड। यूरोप ने एशियन कंट्रीज को, अफ्रीकन कंट्रीज को और अमेरिकास को कोलोनाइज किया है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि पोर्तुगीज जो हैं उनका प्रभाव भारत में कम करने का श्रेय किसको जाता है? डचों को, जो उनकी एक राइवल कंपनी थी। डचों ने 1602 में अपना कंपनी स्टैब्लिश हुई, रजिस्टर हुई उनके देश में, और 1605 में ये आई भारत में, इन्होंने अपनी पहली साइट लगाई मसूलीपट्टनम में। दूसरा फैक्ट, डच कंपनी को वर्ल्ड की कई लोग पहली मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। जैसे आज कंपनीज शेयर इशू करती हैं, उस जमाने में इस डच कंपनी ने शेयर इशू किया, मतलब जो शेयर्स होते हैं, स्टॉक्स जो होते हैं, उनको इशू किया था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी, मतलब अगर हम इसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करें, मुद्रास्फीति के साथ एडजस्ट करें प्रेजेंट डे में, तो आज जो इंडियन इकोनॉमी का साइज है, कितनी है इंडियन इकोनॉमी का साइज? भारत की इकोनॉमी आज है 4 ट्रिलियन US डॉलर। भारत की इकोनॉमी कितनी है आज? 4 ट्रिलियन। 4 ट्रिलियन हम पहुंच चुके हैं, रिसेंट ये डेटा है। तो आज के हिसाब से इस कंपनी का अगर हम वैल्यू निकालें, ये 6.7 ट्रिलियन US डॉलर, इन्फ्लेशन एडजस्ट करें, मतलब इंडियन इकोनॉमी से भी बड़ी। आज की जो एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, उनकी इकोनॉमी से बड़ी ये कंपनी होती, अगर ये उसको आज के हिसाब से एडजस्ट करे। तो इतनी बड़ी ये कंपनी थी, बहुत बड़ा इसका इन्फ्लुएंस था। लेकिन कुछ काम इसके अच्छे भी रहे, कुछ काम इसके खराब भी रहे। भारत के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि इसने पोर्तुगीज जो इन्फ्लुएंस है उसको भारत में काउंटर किया। फाइनली डचों के बाद जब इंग्लिश आते हैं, तो आपको पता है मेन तो इंग्लिश है, इंग्लिश ने सबको काउंटर करना है, अंग्रेजों को सबको काउंटर करना है। तभी तो अंग्रेज यहां पे सक्सेसफुल होंगे, तभी तो अपना प्रभाव स्थापित करेंगे। और इंग्लिश ने डचों को एक बहुत ही हिस्टोरिकल बैटल में हरा दिया। उसके बाद डच इन्फ्लुएंस भारत से खत्म हो गया, ये फिर उधर ही रह गए। किधर? साउथ ईस्ट एशिया में। तो बताइए वो कौन सा बैटल था? ऑप्शन ए, अब ध्यान से सुनो, ऐसे ही क्वेश्चन आना है, बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश। ऑप्शन बी, बैटल ऑफ स्वाली। ऑप्शन सी, बैटल ऑफ बेदरा। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। अब ऐसे भी आ सकते हैं, ये तीनों बैटल जो मैंने बोले हैं ये अलग अलग कंपनीज के साथ है। बताइए जरा। बैटल ऑफ स्वाली, बेदरा, वेरी गुड।
बैटल ऑफ बेदरा, ठीक है। पहला बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश, इंग्लिश वर्सेस फ्रेंच। दूसरा बैटल ऑफ बेदरा, इंग्लिश वर्सेस डच। तीसरा बैटल ऑफ स्वाली 1612, कल मैंने नाम लिया था, इंग्लिश वर्सेस पोर्तुगीज। तो क्वेश्चन पेपर टफ बनेगा। तो कॉमन कौन है, इंग्लिश, और यूरोपियन कंपनीज अलग अलग हैं। तो वो मैं सब आपको बताता रहूंगा। फिलहाल डच के मामले में आपको ध्यान रखना है, तीन फैक्ट ही बस इसमें ध्यान रखने हमें, और वो क्या है, बैटल ऑफ बेदरा। इसको कई जगह बेदरा भी लिखा जा सकता है, क्योंकि बंगाल में व को ब पढ़ा जाता है, वसंत को बसंत बोलते हैं वहां, है ना। तो वेदरा बेदरा, ठीक है। तो ये बैटल, अच्छा ये बैटल हुआ कब, बैटल ऑफ बेदरा कब हुआ, प्लासी के बाद या प्लासी से पहले। प्लासी हुआ 1757 में, ये हुआ 1759 में, और 1760 में वॉन डिवॉश, 1761 में पानीपत थर्ड, 1764 में बक्सर। पांचों युद्ध लगाने के लिए भी आ सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब क्वेश्चन पेपर कैसा भी, हमें तो रेडी रहना है ना हर तरीके से, मैं आपको हर तरह से ट्रेन करूंगा, आप चिंता ना कीजिए। तो बैटल ऑफ बेदरा 1759, 59 याद रखना है इसको, ये एक इंपॉर्टेंट बैटल है। पूछा जाएगा बैटल ऑफ बेदरा किसके बीच में हुआ, इसमें कोई इंडियन पावर्स नहीं है, यूरोपियन पावर्स हैं, इंग्लिश वर्सेस। तो हेडिंग डालिए, अब लिखना स्टार्ट करिए फैक्ट इसके बारे में। हेडिंग डालिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी लिखिए। डच, डच आर द सिटीजन्स ऑफ नीदरलैंड, नीदरलैंड स्लैश हॉलैंड, स्लैश हॉलैंड, who were second, who were second to came in India, came in India after Portuguese, after Portuguese. Second point, in March 1602, 1602, in March 1602, 1602, comma, by a charter of Dutch Parliament, by a charter of Dutch Parliament, comma, the Dutch East India Company, the Dutch East India Company was formed. The Dutch East India Company was formed with powers. Dutch East India Company was formed with powers to make, with powers to make wars, comma, settle treaties, settle treaties, comma, acquire territories, acquire territories, and and build fortress. fortress यानी फोर्ट लिखो पहले, build fortress, किले, FORTRESSES, build fortress. Next point, the Dutch finally defeated the Portuguese in 1661 and captured the entire Malabar region. Do you know Malabar region? जहां पर पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस है फ्रॉम द लास्ट 100 years, and captured the entire Malabar region. Full stop. They now became the masters of the
they now became the masters of the peeper trade. पीपर काली मिर्च, ब्लैक गोल्ड भी बोलते थे इसे. They now became the masters of the paper trade and gained huge profits and gained huge profits by selling paper, by selling paper, comma, by selling paper, comma, named the black gold in Europe. Named the black gold, kala sona, in Europe. Next star point. The Dutch set up their first factory in India. The Dutch set up their first factory in India at Masulipattnam, ब्रैकेट में 1605, in the eastern coast, है ना, in the eastern coast, comma, पुलिकट लेक सुनी होगी आपने, पुलिकट 1609, कॉमा, सूरत 1616. अब देखो सूरत में आगे फ्रेंच भी आएंगे, आगे इंग्लिश भी आएंगे, तो एक ही सिटी में या एक ही क्षेत्र में बहुत सारी अलग अलग कंपनी भी अपनी साइट लगा रही है. कॉमा, हो गया, सूरत हो गया, कॉमा, कराईकल 1645, कॉमा, चिनसुरा, कल नाम आया था चार्ट में, चिनसुरा यानी बंगाल में 1653, कॉमा, अब नाम लिखते जाइए क्योंकि एयर इंपॉर्टेंट है, कासिम बाजार, ये भी बंगाल में था, कॉमा, पटना बिहार में आज, कॉमा, बालासोर, ये उड़ीसा में आज. मतलब जगह जगह इनकी, नागपट्टनम एंड कोचीन. यू कैन सी, मतलब ईस्ट से लेके वेस्ट तक पूरे अलग अलग जगहों पे उन्होंने अपनी साइट्स लगा ली थी. नेक्स्ट पॉइंट, स्टार पॉइंट. द डिफीट ऑफ डच, इन द बैटल ऑफ बेदरा. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिखा है यहां पे. द डिफीट ऑफ डच इन द बैटल ऑफ, यू कैन राइट वेदरा और बेदरा. द डिफीट ऑफ डच इन द बैटल ऑफ बेदरा, ब्रैकेट में एयर लिखें 1759. In the Anglo-Dutch rivalry, led the shifting of Dutch, attention towards the, Malay archipelago, that is present day Malaysia. Malay, MALAY, Malay archipelago, 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 archipelago समझ लो, एक group of islands, Malay archipelago, full stop. Last point. Further, the Dutch were not interested, further, comma, the Dutch were not interested in the empire building in India. Not interested in the empire building in India, comma, their concerns were trade. Their
concerns were trade, full stop. In any case, in any case, in any case, comma, their main commercial interest, their main commercial interest lay in the Spice Island of Indonesia. In any case, comma, their main commercial interest lay in the Spice Island of इंडोनेशिया. ठीक है, ये है डच के बारे में, बस इतना आपको ध्यान रखना है. तो तीन इसमें से बातें आपको ध्यान रखनी, अंडरलाइन करना है. डच कौन से नंबर पे आए? सेकेंड नंबर पे आए. डच कौन सी कंट्री से, ध्यान रखना है आपको. डच कंपनी कब स्टैब्लिश हुई, ध्यान रखना है. डचों ने अपनी पहली साइट कहां लगाई, ये ध्यान रखना है. और डच जो हैं उनको फाइनली किस वॉर में डिफीट कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, वो भी आपको ध्यान रखना है. बाकी डच जो है इंटरेस्टेड ज्यादा किधर थे, मलय पेनिनसुला. अब यहाँ पे क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जाएगा, डचों के बाद जो तीसरी कंपनी आ रही है दैट इज इंग्लिश. शुरुआत में इंग्लिश भी भारत में डायरेक्ट नहीं आए. अब हम जिस कंपनी की तरफ बढ़ रहे हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी, इंग्लिश. अच्छा, ये तो सब है इनके कमर्शियल इंटरेस्ट. पैरेलल बात आपको ये भी ध्यान रखनी है, ये सब है क्रिश्चियंस, तो इनके कुछ रिलीजियस एम्बिशन भी हैं. ये भारत में ईसाइयत का धर्म प्रचार प्रसार भी करना चाहते हैं और भारत में ईसाइयत भी फैलाना चाहते हैं. उनमें अंग्रेज भी कम नहीं है, उनके चार्टर एक्ट्स आप पढ़ रहे होंगे, क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड. तो यहां पर आप देख रहे हैं ये सब लोग यहां पर ईसाइयत भी फैलाएंगे. बट ईसाइयत में भी दो चीजें, यहां पर एक डिवीजन है, एक है कैथोलिक्स और एक है प्रोटेस्टेंट्स. तो उसको लेकर भी उनका कुछ इंटरनल डिस्प्यूट रहता है. फिलहाल हमारे लिए जो अगली कंपनी है इंपॉर्टेंट, दैट इज ई ई आई सी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज. जॉइंट स्टॉक कंपनी. एक्चुअली इस कंपनी का पूरा नाम ये है, हम पढ़ते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इस कंपनी का नाम ये था गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज, जो एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी. यही वो कंपनी है जो भारत आएगी, यही वो कंपनी है जिसका शासन भी चलेगा भारत में, जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट जिसके राइज हो जाएंगे, और यही वो कंपनी है जिसको आगे न्यूट्रलाइज करके सीधा सीधा ब्रिटिश क्राउन के पास भारत का शासन सौंप दिया जाएगा आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857. सो ये कंपनी जो है, इतना बड़ा नाम हमें ध्यान नहीं रखना आप लोगों को, आपको ध्यान रखना एक कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिस कंपनी को जो लंदन, लंदन इज द कैपिटल सिटी, मेन उनका जो हब था, ठीक है, वहां के कुछ जो बिजनेस कम्युनिटी है, कुछ बिजनेसमैन है, कुछ ट्रेडर्स है, उन्होंने एक कंपनी फॉर्म की, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, और ये कंपनी जाएगी वहां की क्वीन के पास, एंड क्वीन वाज एलिजाबेथ फर्स्ट. कौन थी क्वीन उस समय? एलिजाबेथ फर्स्ट. क्वीन के पास जाएंगी, और ये प्रोटेस्टेंट थी, ये प्रोटेस्टेंट थी, मतलब कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट. खैर आप हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है लोअर पीसीएस में कुछ. एलिजाबेथ फर्स्ट के पास जाती हैं और एलिजाबेथ फर्स्ट से बोलती हैं कि हमें आप चार्टर प्रोवाइड कीजिए. चार्टर इज इन सेंस एक लाइसेंस, एक परमिशन, क्योंकि भाई आप कोई भी कंपनी कभी तो ट्रेड कर पाएगी ना. अब भारत में आप जानते हो कि हमारी ओएनजीसी विदेश अलग अलग जगह काम कर रही है दुनिया भर में, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको हरी झंडी दे रखी है, तभी तो कर पाएगी. तो यहां पर ये कंपनी जो है एलिजाबेथ फर्स्ट के पास जाती है, जहां पर ये डिमांड करती है एक चार्टर, इसे चार्टर चाहिए.
यानी रॉयल परमिशन चाहिए कि हमें आप जारी कीजिए परमिशन कि हम ईस्ट इंडीज रीजन में ट्रेड करें। वी वांटेड टू डू द ट्रेड इन द ईस्ट इंडीज रीजन। तो एलिजाबेथ फर्स्ट के पास ये इनकी दरख्वास्त पहुंचती है, ये निवेदन पहुंचता है। और एलिजाबेथ फर्स्ट 31 दिसंबर 1600 को इनको 15 साल का 15 ईयर्स का चार्टर प्रोवाइड करती थी। दैट इज फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स दे कैन डू ट्रेड, बिजनेस एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटीज इन दी ईस्ट इंडीज रीजन। तो जाइए आप व्यापार कीजिए, वहां पे नेगोशिएशन कीजिए, बातचीत कीजिए और ट्रेडिंग पोस्ट वगैरह जो भी करना है आपको कीजिए। तो ये सब कब शुरू हो रहा है? इस दौर में, जब हम बात कर रहे हैं कब की, 1590s, लेट 1590s और 1600 में इनको चार्टर। तो हमें क्या निकालना है यहां से फैक्ट बाहर? पहली चीज कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, और उस समय, जिस समय इसको चार्टर मिला, ब्रिटेन में जो मोनार्क है, किंग और क्वीन, दैट वाज एलिजाबेथ फर्स्ट। बात चल रही है 1600 की, 1599 1600। 1600 में 31 दिसंबर साल का आखिरी दिन इस कंपनी को, दूसरी बात फैक्ट ध्यान रखना है, 15 साल के लिए एक चार्टर प्रोवाइड हुआ है कि ईस्ट इंडीज रीजन में ट्रेड कर सकती है। अब यहां पर एक और बात ध्यान रखने वाली है, एलिजाबेथ फर्स्ट जब वहां पर क्वीन है, उस समय भारत में मुगल एम्पायर चल रहा है। सन है 1600, भारत में मुगल एम्पायर चल रहा है, और इस समय भारत में बादशाह है अकबर। बादशाह कौन है? अकबर। अकबर की जो डेथ होगी 1605 में होगी, 1605 में। एलिजाबेथ 1603 में। अभी साल चल रहा है 1600, 1600। यानी कि अकबर और एलिजाबेथ कंटेम्पररी हैं, समकालीन है। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि जिस समय ये चार्टर प्रोवाइड हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, हु वाज इंडियन रूलर? तो इंडिया में मुगल डायनेस्टी चल रही है, पीक पे ही एक तरीके से। अपने अकबर ने काफी बड़ा एरिया एक्सटेंड किया है, बट अभी सदर्न पार्ट में मुगल एम्पायर नहीं फॉलो हुआ है, क्योंकि आपको पता है बाबर ने स्टार्ट किया था, बाबर ने कुछ एक क्षेत्र जीते, बाबर के बाद हुमायूं, लेकिन हुमायूं को यहां से भगा दिया शेर शाह सूरी ने, और फिर हुमायूं कम बैक करते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद हुमायूं की डेथ हो जाती है। और अकबर, अब अकबर के सामने भी एक चैलेंज था, हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू, हेमू, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे, तो वहां से अकबर तो उस टाइम बच्चे ही थे, बहरम खां के नेतृत्व में बहरम खां ने वो युद्ध लड़ा था, और अकबर सक्सेसफुल रहा उसमें, तो जाके मुगल डायनेस्टी आगे बढ़ पाई। वरना अगर उस युद्ध में परिणाम बदल जाता तो फिर आज आप ये नहीं जान पाते कि मुगल डायनेस्टी इस तरह से आगे बढ़ी। तो 1556 में अकबर बादशाह बन गए, छोटे बच्चे थे उस टाइम, और 1556 से लेके 1605, लगभग 50 साल, ये 49 साल हो रहे हैं, लगभग 50 साल अकबर बादशाह रहे। तो अब अकबर का लास्ट पीरियड चल रहा है उस समय। और उस समय वहां पर ब्रिटेन में कौन है? कौन है ब्रिटेन में? एलिजाबेथ फर्स्ट। तो ध्यान रखिए, जब ये कंपनी को चार्टर मिला, भारत में रूलर कौन थे? अकबर। अब ये कंपनी यहां चार्टर तो मिल गया, पर ये इंडिया नहीं आए डायरेक्ट। इंडिया में अभी कौन है इस बीच में? आप जानते हैं कौन सी कंपनीज हम देख रहे हैं? पोर्तुगीज हैं और डच। अभी यहां आए इस तरफ, ये क्षेत्र है पूरा, यानी कि आपका इंडोनेशिया का क्षेत्र। शुरुआत में इन्होंने यहां पर काम किया, यहां पर इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया। अभी ये भारत की तरफ आगे आएंगे जब बात आएगी सन 1607, 1607। एक इंग्लिशमैन कैप्टन विलियम हॉकिंस अपने हेक्टर नाम के जहाज पे, एक पूरा बेड़ा आता है इनका, कैप्टन विलियम हॉकिंस, ये नाम ध्यान रखना है आपको, क्या नाम है? विलियम हॉकिंस। हॉकिंस का प्रेशर कुकर भी होता है, आप जानते हैं। तो आप ये समझ लीजिए, अब ये सीटी बजा रहा है, ये भारत की तरफ आ रहा है, कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आना है। अच्छा, ये कब की बात हो रही है? 1607। अभी तक अकबर
का इंतकाल हो गया है। अकबर की डेथ हो गई है 1605 में। उधर एलिजाबेथ भी गई, वहां किंग बन गया एलिजाबेथ के बाद जेम्स फर्स्ट, जेम्स प्रथम। यहां अकबर की डेथ के बाद 1605 में अकबर का बेटा जहांगीर, कौन राजा बना है? जहांगीर। तो ये जो आएगा व्यक्ति विलियम हॉकिंस, ये अकबर से मिलेगा क्या? अकबर तो है ही नहीं, अकबर की तो डेथ हो गई है। तो ये किससे मुलाकात करेगा? जहांगीर। ट्रेडिंग परमिशन किससे मांगी जाएगी? जहांगीर से। कमर्शियल साइट खोलनी है, परमिशन किससे मांगी जाएगी? जहांगीर से। जहांगीर 1605 से 1627 तक अगले बादशाह हैं। उनके बाद आएंगे शाहजहां, यानी अभी ताजमहल भी नहीं बना है। अंग्रेज भारत में आना शुरू हो गए हैं, ताजमहल अभी बना नहीं है। मुगलों का इन्फ्लुएंस तो अभी इतना दमखम है अभी मुगलों में, क्योंकि अभी अकबर का इंतकाल हुआ है, अभी जहांगीर है, बहुत पैसा है, शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। लेकिन सोचो अब जरा कल्पना करो, इमेजिन करो, अंग्रेजों का आना जाना शुरू हो गया है। अब अंग्रेज पूरा टाइम पीरियड देख रहे हैं जहांगीर का भी, अंग्रेज शाहजहां का भी टाइम पीरियड देखेंगे, देखेंगे कितना पैसा है, ये ताजमहल वगैरह बन रहा है, लाल किला वगैरह बन रहा है, और फिर वो औरंगजेब का भी टाइम पीरियड देखेंगे। लेकिन औरंगजेब की डेथ के बाद ही तो अंग्रेज भारत में प्रभावी होंगे, जो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होगा औरंगजेब की डेथ के बाद, उसका लाभ लेंगे अंग्रेज, क्योंकि भारत में उस टाइम भयंकर गदर मच जाती है। छोटे 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 राज्य भी, जैसे जैसे मुगल कमजोर होते हैं, छोटे छोटे राज्य यहां पे स्थापित होना प्रारंभ हो जाते हैं। सिख पावर, मराठा पावर, अलग अलग पावर्स एमर्ज होती हैं। तो बड़ी भारत के अंदर ना एक अजीब सी स्थिति बन रखी थी, अलग अलग पूरे देश में अलग अलग शासन तंत्र चल रहे थे, एक यूनाइटेड पावर नहीं थी। यूनाइटेड पावर औरंगजेब के समय तक रही, जब एक बड़ा हिस्सा दक्कन का भी किसके कंट्रोल में आ गया? मुगलों के अंडर आ गया। लेकिन औरंगजेब संभाल नहीं पाए उसको, बहुत बड़ा एम्पायर हो गया था। फाइनली उनकी डेथ हो गई, उसके बाद टूटता गया एम्पायर, और एक टाइम इतना आ गया कि मुगलों का एम्पायर केवल दिल्ली से पालम तक सिमट गया। दिल्ली, जो आज की दिल्ली है, पालम एयरपोर्ट है, पालम में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो इतना सा रह गया था बस, जो इतना बड़ा एम्पायर था। और इसी चीज का लाभ उठाया विदेशी शक्तियों ने। तो भारत में हमेशा से कमी रही है कि भारत के अंदर कोई सेंट्रल पावर नहीं रही है, एकता नहीं रही है, अलग अलग जगह जगह जो है, अलग अलग राजा रजवाड़े रहे हैं, वो उनके अपने अपने इंटरेस्ट है, वो आपस में लड़ते रहते थे, इससे बाहर की शक्तियां लाभ उठाती थी। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आते हैं 1607 में, और सूरत में ये लैंड करेंगे। कहां आएंगे ये? सूरत। सूरत, अब आप देखो सूरत में ऑलरेडी पोर्तुगीज हैं, ये पूरा इन्फ्लुएंस था पोर्तुगीज का, उनको पसंद नहीं आएगा ये चीजें कि यहां पर कोई और राइवल कंपनीज अब उनके लिए दिक्कत कर रही हैं। तो 1607 में ये आते हैं, और 1608 में इनकी भेंट होगी। किसके साथ भेंट? मतलब मुलाकात होगी। किसके साथ होगी? जहांगीर। किसके साथ होगी? जहांगीर, मुगल एम्पर जहांगीर। और जहांगीर से ये बातचीत करेंगे। अच्छा, कहते हैं कि ये फारसी भाषा, पर्शियन भाषा के जानकार थे, अच्छे जानकार थे। तो ये सूरत में है, सूरत से जाएंगे। देखो मुगलों का सीट कहां पे थी? एक सीट थी उनकी आगरा, एक सीट थी उनकी दिल्ली। तो ये मुलाकात करेंगे, गिफ्ट वगैरह लेके भी आएंगे, जैसे कोई आता है तो दूसरे देश से कुछ गुडविल जेस्चर के तौर पे उनको कुछ वो देंगे, और फारसी में उनसे बात करें, उनको अप्रिशिएट करेंगे। और जहांगीर इनसे काफी इंप्रेस भी होते हैं। लेकिन अभी जहांगीर इस मूड में नहीं है कि इनको कोई परमिशन दे दे। ये क्या चाहते हैं कि ये अपना एक ट्रेडिंग पोस्ट ओपन करना चाहते हैं एट सूरत, सूरत में ट्रेडिंग पोस्ट। लेकिन ये बात पुर्तगालियों को भी पता है, और पुर्तगाली आज से नहीं बैठे हैं, 100 साल से ज्यादा हो गया है, उनको सब आइडिया है। यानी जब पुर्तगाली आए तब तो मुगल भी नहीं आए थे, पुर्तगाली उस जमाने में आ गए थे जब मुगल भी नहीं आए थे। तो पुर्तगालियों को पूरा आइडिया है, वो इनको यहां पर जगह देना ही नहीं चाहते। तो वो जहांगीर के दरबार में भी प्रभाव रखते हैं, वो यहाँ के लोगों के बीच में भी प्रभाव रखते हैं। तो शुरुआत में यहां पर कुछ ऐसा माहौल बन जाता है कि अंग्रेज सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अंग्रेज चाहते हैं, they attempted, they tried to open their post in the western coast of India at Surat, but initially they were failed, वो विफल हो जाते हैं। तो फिर वो उस तरफ मूव करते हैं जहां मुगलों का इन्फ्लुएंस उतना ज्यादा नहीं है, जहां मुगलों का प्रभाव नहीं है, जहां रीजनल पावर्स हैं। और उसी कड़ी में
1611 में, 1611 में ये अपनी एक साइट खोलेंगे, टेम्पररी साइट है अभी ये, मसूलीपट्टनम। कहां खोलेंगे? मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश, जिसका भी हम नाम ले रहे थे। ये कब की बात है? 1611 की। 1611 में अंग्रेज अपनी एक साइट खोलेंगे, मसूलीपट्टनम, ईस्टर्न कोस्ट। ये एरिया मुगल प्रभाव से दूर है, तो यहां पे ये साइट खोलते हैं। बट इनका फोकस तो यहां लगातार रहता है, पुर्तगाली इनको करने नहीं देते। और पुर्तगालियों के प्रभाव में अभी कौन है? जहांगीर भी है। जबकि पुर्तगाली, मैंने आपको बताया, मुगलों से ही पैसा ले लेते हैं। अंदर अंदर है ना मुगलों का शासन, पर ये व्यापार व्यापार करना है, ये बेड़े बूढ़े जाने हैं। हज यात्रा जाती थी, यहां से हज के लिए यात्रा जाती थी, तो वो बड़ा पैसा लेते थे, पैसा कमाते थे। तो अंदर ही अंदर तो जहांगीर भी चाहता है कि कोई आए, ताकत इनको काउंटर करे, लेकिन वो ऐसे एक्सप्रेस नहीं करेगा। इसी बीच एक बड़ी जबरदस्त चीज होती है 1612 में, जब पुर्तगाली इतने ज्यादा तितर बनते हैं, अपने आप को तेज बनते हैं, कि वो अंग्रेजी जहाज के बेड़े को लूट लेते हैं। यहां उनके बेड़े को सूरत में ही नहीं एंटर करने देते, और इस वजह से दोनों बड़ी यूरोपियन पावर्स में एक लड़ाई होती है। सूरत के निकट एक जगह पड़ती है स्वाली। इस लड़ाई को इतिहास में बोला जाता है 1612 वाली बैटल ऑफ स्वाली। यही है वो बैटल जो मैं बता रहा था आपको, बैटल ऑफ स्वाली, बिटवीन पोर्तुगीज एंड इंग्लिश। और इस बैटल में कौन जीत जाता है? अंग्रेज जीत जाते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं। थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में बैटल लड़ी गई थी। एक बहुत ही, मतलब आप समझिए, उम्दा किस्म का वो व्यक्ति था, बड़ा पराक्रमी था, ब्रेव था, थॉमस बेस्ट। बेस्ट था, जीत गए। ये खबर जैसी जहांगीर को पता लगी, वो खुश हो गया। अंदर अंदर वो चाहता था ना कि पुर्तगालियों ने उसको इतना परेशान कर रखा था, तो सामने सामने तो अच्छा बनता था, अंदर अंदर क्या पता उनसे चिढ़ता रहा हो। तो उसको लगा हाँ कोई तो आ गया कि जो पुर्तगालियों को काउंटर कर सकता है, और इसीलिए वो खुश हो गया। और उसने एक रॉयल चार्टर ग्रांट किया, एक बार पहले किया था, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। उस समय दिक्कत हो गई थी, लोगों को भड़का दिया गया था, वहां लगने नहीं दी उनके साइड। ये बात है अब 1613 की, अगले इस साल अंग्रेज सक्सेसफुल हैं अपनी साइट लगाने में। कहां? सूरत में। तो इनकी सूरत में पहली साइट लगेगी कब? 1613 में। यद्यपि एक कच्ची साइट, टेम्पररी साइट लग चुकी है 1611 में, जो आगे चल के 1616 में पक्की कर दी जाएगी। तो आगे हम जब पढ़ेंगे कि यहां कब लगी, कहां, मसूलीपट्टनम, तो हम 1611 दिमाग में रखेंगे। फाइनलाइज उसको हम क्या रखेंगे? 1616, जिसको पक्का किया। और जो फर्स्ट साइट कभी पूछे अंग्रेजों की, तो आंसर क्या करेंगे? सूरत 1613। हाँ बोलो। हाँ, मसूलीपट्टनम। हाँ, डच वगैरह ने किया, पर डच का इतना ज्यादा उनको वो नहीं था। जो सबसे ज्यादा उनको दिक्कत हो रही है, वो किसके साथ हो रही है? पोर्तुगीज के साथ। सूरत में भी आगे आएंगे, इसके बाद डचिस भी तो सूरत में आ रहे हैं। तो इनका जो ज्यादा दिक्कत थी वो पुर्तगालियों के साथ थी, उनका ज्यादा इतना प्रभाव नहीं था। और बाकी मेन बात होती है कि जिसका वो एरिया है, अगर वो अलाउ कर रहा है, यानी एक ही सिटी में, एक ही, जैसे इंडिया है, तो इंडिया डिफेंस डील कर रहा है रशिया के साथ भी, इंडिया डिफेंस डील कर रहा है इसराइल के साथ भी, तो ये टेरिटरी, इसका ओनर कौन है? ओनर कौन है? ओनर तो है वहां का लोकल किंग। तो वो अगर अलाउ कर रहा है, उसको पैसा मिलता है, उसको सही लगता है, तो ये की तो आपस की राइवलरी है ना, उससे उसको मतलब नहीं है। तो यहां पर इसने, जहांगीर ने अलाउ तो कर दिया था, पर जहांगीर के लिए दिक्कत, जहांगीर की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत थी पुर्तगालियों की तरफ से। वो लोगों को भड़का रहे थे, ऐसे इन्फ्लुएंस में ला रहे थे। फाइनली अब कुछ नहीं हो पाएगा 1613 में, क्योंकि अब जहांगीर को पता लग गया इनको कोई ताकत टक्कर दे सकती है। तो वो ताकत कौन है? वो है अंग्रेज, ब्रिटिश। 1613 में इनकी साइट लगती है। अब इससे वो खुश हो गया, और अब धीरे 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 मुगलों का प्रभाव बढ़ेगा, मतलब इनका प्रभाव बढ़ेगा अंग्रेजों का, और जगह साइट लगेगी। लेकिन उससे पहले 1615 में अब जेम्स फर्स्ट का एक प्रॉपर दूत बन के आने वाला है भारत में। जेम्स फर्स्ट कौन है? किंग। अब वो खुश हो गया ना, उनको खबर पहुंची कि भाई जहांगीर को, जहांगीर ने परमिशन दे दी है, तो जेम्स फर्स्ट अपना एक दूत समझिए, एम्बेसडर, पहले राजदूत वगैरह तो आज से थोड़ा चलता है, भगवान राम के दूत बन के गए थे हनुमान जी लंका में, तो जेम्स फर्स्ट का दूत बन के आएगा कौन? टॉमस रो।
कौन आएगा? थॉमस रो। ये भी एक चालाक आदमी है, थॉमस रो आएगा। और थॉमस रो अब आएगा इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। लंबे समय तक ये जहांगीर के दरबार में रहेगा, 3 साढ़े 3 साल। और ये आया है ताकि इनको और जगह परमिशन मिले, ट्रेड कंसेशन मिले। यानी कि ये ब्रिटिश बिजनेस, ब्रिटिश ट्रेड के फेवर में जहांगीर को अप्रोच करने आया है। जहांगीर के दरबार में रहता भी है लंबे समय, और इस व्यक्ति की वजह से, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इसका प्रेजेंस ऑफ माइंड, जहांगीर को उसने इन्फ्लुएंस कर दिया। और फाइनली क्या होगा, धीरे धीरे आप देखेंगे जितने ये मुगल एरियाज हैं, इनके बड़े क्षेत्र में अंग्रेजों की साइट ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अंग्रेजों ने अपनी शुरुआत भारत में कहां से की है? सूरत से। याद रखना है, 1613। मसूलीपट्टनम 1611, टेम्पररी, कच्चा, इसलिए उसको गिनते नहीं है। लेकिन ये पक्का हो गया, फोर्टिफाई कर दिया 1616। तो अब इधर भी है वो और इधर भी है। बहुत ही जल्द 1639 में मद्रास पट्टनम, यानी कि मद्रास, यहां भी पहुंचेंगे 1639। ऊपर बालासोर 1633, उड़ीसा। ऐसे करते करते आप देखना पूरा कोस्ट लाइन हमारी किसके प्रभाव में आएगी? अंग्रेजों के प्रभाव में आना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद अब अंदर की साइड भी वो धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं, जैसे आगरा, पटना, कासिम बाजार आदि क्षेत्रों में। फाइनली यही अंग्रेज एक दिन आज जिन मुगलों के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, उनकी सत्ता ही पलट देंगे। आगे चल के एक ऐसा दौर भी आने वाला है जब अंग्रेज भारत में प्रभावी हो जाएंगे और मुगलों की सत्ता ही पलट देंगे। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को इन अंग्रेजों ने ही गिरफ्तार किया। देखो अभी कैसे आ रहे हैं वो, हाथ जोड़ते हुए आ रहे हैं। और आगे चल के वो हाथ बांध देंगे आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के, क्योंकि उनको वो पाते हैं इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 की ही वॉज द मेन कॉन्स्पिरेटर। और फाइनली उनको क्या करते हैं, कहां भेजते हैं उनको? रंगून। कहा है रंगून? म्यांमार, बर्मा, उस समय बर्मा, आज का म्यांमार। और वहीं उनका इंतकाल होता है 1862। तो मुगल चैप्टर तो क्लोज हो ही गया था 1857-58 में, क्योंकि इसके बाद कोई मुगल बादशाह था ही नहीं, मार दिया था उनके बच्चों को, और कहानी वहां पे खत्म हो गई। तो यहां से आप देख रहे हो फिर ब्रिटिश ताज का शासन शुरू हो जाएगा, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये अंग्रेजों की शुरुआत हो रही है। तो हेडिंग डालिए, द ब्रिटिश। ब्रिटिश। लिखिए, मैंने कहां से स्टार्ट किया था, ये पीछे। चलिए, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी was a joint stock company established in 1600 as as the company of as the governor and the company of, लिखा है बोर्ड में नाम, as the governor and the company of merchants of London, the governor and the company of the merchants of London trading in East Indies। बच्चे ईस्ट इंडीज मैंने बता रखा है ना आपको, ये कौन सा रीजन है, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज। नेक्स्ट पॉइंट, द ब्रिटिश कंपनी, द ब्रिटिश कंपनी gained a footing in India. The British company gained a footing in India in 1612. In 1612, after Mughal Emperor
आफ्टर मुगल एम्परर जहांगीर, आफ्टर मुगल एम्परर जहांगीर granted that rights to establish a factory after Mughal Emperor Jahangir granted the rights to establish a factory, ब्रैकेट में लिखना a trading post, trading post ब्रैकेट क्लोज in सूरत, in सूरत, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। अब लिखिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स। अब एक तरफ ईयर लिखना है और एक तरफ आपको लिखना है 1599 द कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड। कुछ किताबें 1600 भी लिखेंगी तो वो क्या कंसिडर लेके चल रही है कि उसे परमिशन कब मिली, ठीक है। 1599 कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड। फिर लिखिए ऑन 31 दिसंबर 1600, 31 December 1600 company got the charter, the company got the charter company got the charter to trading, to do trade in, to do trade in East Indies region, East Indies region for next 15 years, for next 15 years, for next 15 years। Next 1607 Captain William Hawkins, Captain William Hawkins, an English naval commander, an English naval commander started his voyage, started his voyage for India and landed in Surat, and landed in Surat 1608, 1608। Captain Hawkins, Captain Hawkins met with Mughal Emperor met with Mughal Emperor Jahangir and established trade relations with him, मतलब मुगल एम्पायर के साथ। 1609, 1609 James First extended, James First extended the royal charter, James First extended the royal charter to BEIC for indefinite period। याद कीजिए पहले कितने साल के लिए था, वो खत्म हो जाता पीरियड, उससे पहले उसने 1609 में इनडेफिनेट पीरियड, एक्सटेंडेड फॉर इनडेफिनेट पीरियड। इसी में लगाम लगेगी आगे चल के जो आप रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ रहे होंगे 20 साल,
फिर 20 साल, फिर 20 साल, शुरुआत में 15 साल, फिर इंडेफिनेट पीरियड, और फिर जहां से रेगुलेटिंग एक्ट आफ्टर प्लासी और आफ्टर जो वो आपका बक्सर है उसके बाद से। नेक्स्ट 1611, कंपनी स्टैब्लिश्ड इट्स टेम्पररी साइट इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एट मसूलीपट्टनम। कंपनी स्टैब्लिश्ड, 1611 की बात है, कंपनी स्टैब्लिश्ड इट्स टेम्पररी साइट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एट मसूलीपट्टनम, which became permanent in 1616, which became permanent in 1616. Next 1612, battle of Swali between English and Portuguese, battle of Swali between English and British, right? English and Portuguese, English and Portuguese, the British. Portuguese defeated, eh? Portuguese defeated by British. Portuguese defeated by British under the leadership of Thomas Best, Captain Thomas Best. Under the leadership of Captain Thomas Best. Last 1613, 1613, the British were successful. The British were successful to establish their commercial site at Surat, to establish their commercial site at Surat after gaining the royal फरमान of Jahangir. आफ्टर गेनिंग द रॉयल फरमान ऑफ जहांगीर। बस आज के लिए आपको इतना याद रखना है। चलिए जरा याद कीजिए इसको अभी तक, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा, कोई नहीं काटो मत उसको, अभी ये चलता रहेगा, पूरी घटना एक साथ चलते आप उसको याद रखोगे ना, फिर आप रिवीजन जब करोगी तो आपको याद रखना है। शुरू करो, कहां से कहानी शुरू हो रही, मतलब दिमाग में कहानी की तरह बिठा दो इसको, ये तनाव में नहीं पढ़ना कि ये हो रहा वो हो रहा, मेन मेन चीजें अंडरलाइन करते रहो। जैसे बैटल ऑफ स्वाली कब हो रही है, मसूलीपट्टनम में साइट कब लग रही है, वो परमानेंट कब हो रही है, पहले कौन आया, ऐसे नाम दे देंगे। जॉन माइडल हॉल, तो ये बहुत पहले आया था अंग्रेज, ये लैंड रूट से आया था। फिर पानी से पहला अंग्रेज कौन आ रहा है, विलियम हॉकिंस। फिर कौन आ रहा है, टॉमस रो। तो ऐसे अरेंज करने के लिए भी आ सकता है। तो जब आप पढ़ोगे तरीके से, क्रम तरीके से, तो आपको पता रहेगा कि सर ने बोला है पहले विलियम हॉकिंस है, फिर टॉमस रो है, फिर अलग अलग लोग आ रहे हैं जी। अभी नहीं किया मेंशन, वो आगे अगली क्लास में, टॉमस रो 1615 में आएगा। एक बार अभी पढ़िए, एक बार घर में जाके पढ़िए, फिर एक बार रात को सोने से पहले पढ़िए, अपने आप याद हो जाएगा आपको। और आप ध्यान रखिएगा, ये अंग्रेज जो हैं है तो चालाक, औरों का इन्फ्लुएंस कम करेंगे, पर है तो गोरी चमड़ी, तो इनको थोड़ी बहुत सिंपैथी अपने गोरे लोगों के साथ है। तो इसके बावजूद भी आप देखिए अंग्रेजों ने सबको यहाँ परास्त कर दिया, बावजूद यहाँ पुर्तगाली भी टिके रहे लिमिटेड एरिया में, और फ्रेंच भी टिके रहे। तो उनका इंटरेस्ट बना रहा, यानी कि वैसे तो उनको काउंटर करेंगे वो, लेकिन है वो उन्हीं के भाई बंधु, तो थोड़ा बहुत प्रेम प्यार उनके प्रति रहा। और अंग्रेज चले गए, जबकि उसके बाद भी पुर्तगाली और
ये टिके रहे यहाँ फ्रेंच। और कट्टर दुश्मन रहे हैं फ्रेंच और इंग्लिश। हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, नेपोलियन के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। और दो काम एक्स्ट्रा दिया है मैंने, सार्क के बारे में पढ़ने के लिए कहा है। हाँ, सार्क कंट्रीज के बारे में पढ़ने के लिए कहा है। ये सार्क कंट्रीज हैं, साउथ एशिया, ये है ना एशिया हमारा, साउथ एशिया। और ये है वो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, साउथ ईस्ट एशिया है ये, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ईस्ट इंडीज, पीछे चलो पीछे चलो पीछे चलो, ये वेस्ट इंडीज। अगर ये कंट्री बन जाए तो वेस्ट इंडीज नाम से जाना जाएगी, और इधर आ जाए तो इंडोनेशिया। बस ये है सारा मामला। ऐसे तो एग्जैक्ट कोई नाम नहीं आता उसका, होता तो मैं आपको मेंशन कराता। तो आई होप आप इतना इसको रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट वीक जब हम मिलेंगे तो आप ये पूरा स्टार्ट याद रखिएगा कि कहाँ से कहानी शुरू हुई थी, क्रिस्टोफर कोलंबस कौन था, बार्थोलोमेव डियास कौन था, ठीक है ना, अमेरिको वेस्पुची कौन था, सारे नाम आपको कॉमन पता होने चाहिए, थॉमस रो कौन था, जॉन मैडन हल कॉल है, अलग अलग ये नाम आपको पता होने चाहिए। और कौन कौन से सिग्निफिकेंट ईयर से वो आप ध्यान रखिए। अभी शुरू में गड़बड़ी हो भी जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, अभी अर्ली फेज है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं इसको। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।